अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद आज जयपुर में हैं। हम उनके सरकारी आवास पर बात करेंगे क्योंकि उर्दू उर्दू सहित वक्फ बोर्ड मदरसा इनको लेकर जो स्मार्ट करने की बात है उसको लेकर हम मंत्री साले मोहम्मद से बात करें। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, मदरसों की हालत ख़राब है, किस तरीके से उनको स्मार्ट किया जाएगा? देखो, मदरसा बोर्ड जब बना था, बनाने का मकसद यही था कि जो लोग मदरसों में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, आज लगभग 2 लाख बच्चे हैं जो मदरसों के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो वो दीनी तालीम लेते थे, तो दीनी तालीम के साथ साथ में दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है। तो अशोक गहलोत साहब ने 2003 में वहाँ पर बोर्ड बनाया, अलग से मदरसा बोर्ड। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि हमारी जो वर्तमान सरकार बनने के बाद में अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में सबसे पहला काम हमने किया कि मदरसों के लिए हमने एक्ट नया बनाया। अब एक्ट बनने के बाद में मदरसा बोर्ड अपने आप में एक मजबूत बोर्ड बन गया। तमाम जो कार्रवाई होगी वो सैद्धांतिक रूप से होगी। तमाम जो एक्ट के अंदर जो जो हमने दिए हैं वो तमाम काम एक्ट के अनुसार होंगे। मदरसा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, पहले लोगों को भटकना पड़ता था, अब उनको हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। घर बैठे उनका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। काफ़ी ऐसे मदरसे थे जो जिसमें पैरा टीचर्स की कमी थी, या पैरा टीचर्स लोग दूर दराज जाते थे, उनको आने जाने में तकलीफ होती थी। तो ये सब लोगों से हमने राय लेकर के कुछ चीज़ें हमने अच्छी की। जैसे आपने कहा कि स्मार्ट क्लास जो है मदरसों में कैसे स्मार्ट बनाओगे, क्योंकि जो आधुनिकीकरण जो हम लेके आ रहे हैं उसमें तमाम चीज़ें हैं कि हमने हमारे ये बजट में भी घोषणाएं हैं, और हमारा जो घोषणा पत्र पार्टी का उसमें भी घोषणा थी कि मदरसों को हम कंप्यूटरीकरण देंगे और इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ेंगे। तो अभी हमने 4 से मदरसों को कंप्यूटर भी दिए हैं, इंटरनेट कनेक्शन से भी जोड़ा है। मदरसों को हमने फर्नीचर भी दिया है। स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए उसको स्मार्ट क्लासरूम की तमाम जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी हमने दी है। और पहली बार हमने, क्योंकि हमेशा छोटी मोटी चीज़ें तो मिलती थी, पर काफ़ी ऐसे मदरसे थे जिसमें लोगों के पास भवन भी नहीं थे। तो पहली बार सरकार हम स्कीम लेके आए, मदरसा मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम। उसमें 90% गवर्नमेंट दे रही है और 10% जो है संबंधित मदरसा देगा। उसमें जहाँ जहाँ मदरसों के भवन नहीं है तो वहाँ पर हम उसके भवन बना रहे हैं। 5वीं तक जो मदरसे हैं उनको 15 लाख रुपए दे रहे हैं, और जो 8वीं तक के हैं उनको 25 लाख दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज तक मदरसे 8वीं तक थे, और अभी हमने जो ओपन शिक्षा माध्यमिक बोर्ड है उसके साथ टाइप किया हमने। और अब आने वाले टाइम आप देखेंगे कि सेकेंडरी तक के भी मदरसे आपको मिलेंगे मदरसों में, और जो हमारे मदरसा बोर्ड की तरफ से होगा। और आने वाले टाइम में हमारे विभाग काम कर रहा है कि हमारा खुद का अलग से पाठ्यक्रम ला करके सेकेंडरी तक के मदरसे हम खुद चलाएंगे। तो ये तमाम काम इन 3 सालों में हुआ। कोविड भी था, कोविड के बावजूद हमने ये अच्छा काम किया है। तो आगे भी हमारा ये प्रयास है कि हर जिले के अंदर हम ऐसे 10-5 मदरसे ऐसे हो जो आधुनिकीकरण हो, उनमें तमाम सुविधाएं भी हो, और उसमें जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने वाले हो वो आधुनिक शिक्षा लें, उसके लिए। मदरसा बोर्ड है, आपके वक्फ बोर्ड है, ये जो चेयरमैन के पद है वो खाली पड़े हैं। ऐसे में जो सरकार की अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, अल्पसंख्यक लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, तो कब तक ये चेयरमैन के पद भरी जाए? देखो, ये तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। और वैसे आपकी बात ठीक है कि जो भी बोर्ड बनते हैं, बोर्ड में यदि पूरी उनकी बॉडी होगी तो वो बॉडी अच्छी तरह से काम कर पाएगी। वैसे वक्फ बोर्ड हमारा बन चुका था और उसका कार्यकाल 6 महीने चला, 7 महीने, उसके बाद में पूरा हो गया। तो उसमें वापस जो कार्रवाई जो भी होनी थी, चुनावी प्रक्रिया, वो तमाम प्रक्रिया हो चुकी है, और जल्दी आप समझें कि वक्फ बोर्ड भी बन जाएगा। और दूसरे जो बोर्ड्स हैं, मदरसा बोर्ड हैं, हज बोर्ड हैं, अल्पसंख्यक आयोग है। अल्पसंख्यक आयोग यदि बनता है तो ये मैं समझता हूँ जो गरीब लोग हैं जिनको वास्तव में न्याय मिलना चाहिए, क्या न्याय के लिए भटकते हैं, तो यदि वहाँ आयोग बना हुआ रहेगा तो उनकी बात वहाँ सुनी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस में, और मुख्यमंत्री जी से मैं खुद पर्सनल भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि जल्दी चीज़ें बन जाए। पर हमारा तरफ से ये प्रयास है कि मदरसों और माइनॉरिटी के लोगों को शिक्षा का स्तर किस प्रकार से मजबूत किया जाए, उसके लिए हमने पहली बार, जब मैंने ये विभाग ज्वाइन किया था उस समय हमारा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उनके पास मुश्किल से संभाग स्तर पे और कुछ जिलों के अंदर 5-6 हॉस्टल्स थे। आज 3 सालों के अंदर हमने लगभग 50 राजकीय हॉस्टल्स बना दिए बच्चों और बच्चियों के लिए। उसमें सरकार की तरफ से रहना, पीना, खाना तमाम 2,500 पर बच्चे का मंथली हम खर्च कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जितनी संख्या की ज़रूरत है उस हिसाब से हमारे हॉस्टल्स खुले हुए हैं। और उसके अलावा जो राजकीय हॉस्टल्स के अलावा कुछ हमारे हॉस्टल एनजीओ चला रहे हैं, वो भी लगभग 50 ऐसे हॉस्टल हैं जहाँ जहाँ माइनॉरिटी के इलाके हैं,
जहाँ लोगों की डिमांड्स आई वहाँ पर हमने वो भी स्टार्ट कर रखे हैं। तो लगभग 100 हॉस्टल्स हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की स्थिति मजबूत करने के लिए काम हम उस पर कर रहे हैं। और पहली बार राजस्थान के अंदर हमने 8 आवासीय विद्यालय बनाए हैं नवोदय विद्यालय की तर्ज पर। चाहे जैसलमेर हो, चाहे अलवर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे भरतपुर हो, तो ऐसे तमाम जिलों को हमने चयन करके 8 जगह आवासीय विद्यालय, जिसमें लगभग एक विद्यालय पर हम 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो इस साल भी हमने इसी वर्तमान इस वित्तीय वर्ष में ही हमारे वो आवासीय विद्यालय वर्किंग करना शुरू कर देंगे। वो प्रोसेस हमारी तमाम जो फाइनेंस से वो शुरू हो चुकी है। तो ये तमाम ऐसे बड़े काम हुए हैं जो शिक्षा को लेकर के हमेशा रहता है कि माइनॉरिटी के लोग शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए हैं। उसके लिए हमने ये तमाम ऐसे कदम उठाए हैं। 100 करोड़ का मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक कोष अलग दिया है, उसके लिए हमने पूरी स्कीम हमने अपनी तरफ से बना दी है, उस पर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 3 साल में जो आज तक काम नहीं हुए हैं वो काम हमने किए हैं, और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो जो लोगों की डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को हम पूरा करें। बच्चों के लिए हमेशा रहता था कि स्कॉलरशिप भारत सरकार जो देती थी उसमें 100% बच्चों को नहीं मिलती थी। हमने कई बार हमारे जो अल्पसंख्यक सेंटर के मिनिस्टर हैं नकवी साहब, उनसे भी निवेदन किया कि बच्चे गरीब बच्चे हैं, इनको 100% आप नीड के हिसाब से स्कॉलरशिप दें, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। 100 जो फॉर्म आते हैं उसमें मुश्किल से 30% फॉर्म पास होते थे, 70% रिजेक्ट हो जाते थे। तो फिर हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में स्कॉलरशिप में बच्चे बच जाएंगे उनको 70% बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट जो है 100% स्कॉलरशिप देगी। इसके अलावा जो लोन की प्रक्रिया थी, काफ़ी खाते ऐसे थे गरीब लोगों के जो एनपी हो चुके थे, लोन का काम हमारा आगे नहीं बन रहा था। हमने एमएनएसटी स्कीम लेके आए, हमने 2013-14 के लोन जितने भी थे सरकार की तरफ से स्कीम लाए कि नवंबर तक कोई भी पैसा भरेगा, जिनका 20% लेंगे 80% सरकार की तरफ से उनको माफ़ी दे रहे हैं। इसलिए 3 चरणों में हमने स्कीम निकाली है, उसका फ़ायदा भी लोगों को मिल रहा है। और अब प्रोसेस नया हमने शुरू कर दिया है, नाबार्ड से या जो पैसा हमें मिलना चाहिए था वो पैसा भी मिल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ व्यावसायिक काम करना चाहते हैं या शिक्षा के लिए कोई लोन लेना चाहता है तो उसके लिए तमाम चीज़ें ओपन रहे, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लोगों गरीब आदमी की जितनी अच्छी मदद कर सकते हैं सरकार की तरफ से वो हम मदद करें। सर, लंबे समय से मदरसा पैरा टीचर्स अपनी नियमित की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? क्योंकि अभी कल ओवैसी को भी इन्होंने ज्ञापन दिया था। देखो, ज्ञापन लोकतंत्र में अधिकार है, सबको देना चाहिए। और हमें भी तकलीफ होती है कि जिस इस तरह से धरने पे बैठना अच्छी बात नहीं है। उनके जो मदरसा बोर्ड के जो संगठन के लोग हैं उन लोगों से मेरी भी बातचीत हुई है, और हमने उनका जो 10% जो वेतन बढ़ाना था पिछले बजट में बढ़ाया था, उससे पहले भी हमने 15% बढ़ाया था। तो हर साल हर फाइनेंस ईयर हम बढ़ा भी रहे हैं पैसा इनका। पर उसके बाद में क्योंकि सिर्फ संविदा कर्मी अल्पसंख्यक विभाग में नहीं है, 4 विभाग में, शिक्षा विभाग में भी है, पंचायती राज में भी है, चिकित्सा विभाग में भी है, चौथा डिपार्टमेंट हमारा है, और संख्या भी बहुत बड़ी संख्या है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सबकी राय लेकर के बजट के अंदर एक घोषणा की थी कि जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए हम अलग से सेवा नियम बनाएंगे और उनके लिए रूल्स बनाएंगे। तो उसके लिए प्रक्रिया जो है, कार्रवाई है, वो कार्मिक विभाग ने शुरू कर दी है। हमारे विभाग से जो डाटा मांगना था वो डाटा हमने कार्मिक विभाग को दे दिया है, और मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई अलग से कोई इनका रास्ता नहीं है। जब उनके सेवा नियम और रूल्स बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो परमानेंट की कार्रवाई है या इनके वेतन के लिए जो दिक्कतें विसंगतियाँ हैं वो सब दूर हो जाएगी। इसलिए उनको ये धरना नहीं देना चाहिए। सरकार ने जो घोषणा की है उस घोषणा पर भरोसा रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, घोषणा की है तो 100% घोषणाएं सब पूरी हो रही है, धरातल पर आ रही है, तो ये घोषणा भी कार्रवाई में है। इसलिए मेरे तो उन लोगों से अपील है कि उनको अपना धरना स्थगित करना चाहिए और सरकार की जो कार्रवाई है उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है, जो मदरसा पैरा टीचर्स धरने पे बैठे उनको लेकर भी मंत्री जी की वार्ता हुई है। वार्ता के बाद में जो कार्मिक विभाग को उनकी जो नियमित करने की बात हो, या चाहे जो संविदा को जो 10% आगे जो सैलरी बढ़ाने की बात थी वो लेकर कार्मिक विभाग को भी दिया है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। पद पे बैठे हो, आपके जनता के लिए तो ये कोई स्टोरी थोड़ी स्पेशल वन टू वन चला, ठीक है, तो मुझे बता देना, आप बता देना। वैसे जीपी वाले भी कभी करते हैं कि साहब क्या हो रहा है,
मैंने कहा